हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, आज अपना टॉपिक है विद्युत अपघटन की क्रिया और फैराडे के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत अपघटन की क्रिया का अध्ययन करेंगे अपन लोग। तो विद्युत अपघटन की क्रिया क्या है? विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन माने टूटना। ठीक है, ये एक बर्तन होता है, किसी भी कुचालक पदार्थ का बन सकता है। ठीक है, बेकिलाइट का, प्लास्टिक का, कांच का। ठीक है, इसमें भरा हुआ है जी गलित अवस्था में यानी जलीय अवस्था में विद्युत अपघट्ट का विलयन। ये दो इसमें छड़ या तार लगा देती है, जी कहलाती है इलेक्ट्रोड। एक जी इलेक्ट्रोड है, एक जी दूसरा, दो इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोडों को तार के द्वारा बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं। बैटरी या सेल के जो ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड। इस इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड और इस इलेक्ट्रोड का नाम जो धन श्रेणी से जुड़ा है वो है एनोड। ठीक है, इसकी रचना होती है। अब जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जी जो विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है, जी विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूटता है। जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूट जाता है। इस क्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया। ठीक है, अब इस विद्युत अपघटन की क्रिया में होता क्या है? जो विद्युत अपघट्ट है वो अपने धनायन और ऋणायनों में टूट जाता है। तो अब धनायन और ऋणायन क्या क्रिया विधि आगे होती है, मैकेनिज्म क्या है इसकी? तो जो धनायन है वे भागते हैं कैथोड की ओर और जो ऋणायन है वे भागते हैं एनोड की ओर, माने उल्टे भागते हैं। जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत अपघट्ट के जो कैटायन है यानी धनायन है वे जाती हैं कैथोड पर यानी माइनस की ओर और जो उसके एनायन है यानी ऋणायन है वे जाते हैं एनोड की ओर यानी प्लस की ओर। ठीक है, यहां जाकर के ये क्या करते हैं, जो धनायन कैथोड की तरफ आता है तो वो कैथोड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ग्रहण करके वहीं पर वो अपचयित हो जाता है। ठीक है, और जो ऋणायन एनोड पर जाते हैं जी यहां पर क्या करते हैं, जी इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो जी यहां पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि एनोड पर जो क्रिया होती है वो हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर जो क्रिया होती है वो हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। ठीक है, कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण, ये इसकी थ्योरिकल है। अब एक उदाहरण के द्वारा अपन लोग इसको समझेंगे। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल कहें, अगर हमने इसमें NaCl का जलीय विलयन ले लिया एक्वस और जैसे इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो जो इसमें NaCl है ये टूटेगा, NaCl एक्वस ये टूटेगा किसमें, Na+ में और Cl- में। Na+ जाएगा कहां, कैथोड पर, यहां पर आएगा तो Na+ इस कैथोड पर आया, कैथोड पर इसको प्राप्ति हुई क्या, इलेक्ट्रॉनों की, और जिस सोडियम में अपचयित हो जाएगा। इसने यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना कहलाता है अपचयन। इस कारण से कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है और सोडियम यहां पर जमा होता जाएगा, यहां जमता जाएगा सोडियम। फिर Cl- कहां जाएगा, एनोड पर। तो Cl- ये एनोड पर गया तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और फिर क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर के क्लोरीन Cl2 बनाएंगे और गैस रूप में मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह अगर हम मान लो कॉपर सल्फेट ले लें तो कॉपर यहां पर आएगा और सल्फेट है वो यहां पर जाएगा। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले लें तो एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर आएगी और जो नाइट्रेट वगैरह है वे वहां पर जाएंगे। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए हमें ध्यान रखना है इसका कॉन्सेप्ट, इसका ये चीज तो क्लियर करके रखना कि प्लस जाता है कैथोड पर और माइनस जाता है एनोड पर। कैथोड पर क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर इन्हें कुछ फायदा होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये यहाँ पर जमा होती जाती है, एकत्रित होती जाती है, मुक्त होती जाती है। और जो माइनस है भी जाती है एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। ये कहलाता है इतना क्या, ये विद्युत अपघटनी सेल। इसमें विद्युत, ऐसा बर्तन, ऐसा पात्र जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और ये जो क्रिया हुई, ये जो टूटा विद्युत अपघट आयनों में, ये है विद्युत अपघटन की क्रिया और इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। इसमें करंट बाहर से डालते हैं, फिर इसमें केमिकल चेंजिंग होती है, जो विद्युत अपघट है वो आयनों में टूटता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि जैसे यहां पर मान के चलो कि 1 मोल सोडियम जमा है, तो हमें यहां से कितना आवेश भेजना होगा जिससे यहां पर 1 मोल सोडियम जमा हो जाए। तो यहां से हमें 1 फैराडे आवेश भेजना होगा। अगर हम 1 फैराडे आवेश भेजेंगे तो यहां पर 1 मोल सोडियम जमा हो जाएगा। 1 मोल सोडियम माने 23 ग्राम सोडियम हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर जैसे क्लोरीन गैस मुक्त हो रही, तो क्लोरीन गैस मुक्त होने के लिए कितने फैराडे हमें प्राप्त होगा? यहां पर हमें प्राप्त होगा 2 फैराडे आवेश, क्योंकि 1 क्लोरीन के लिए 1 फैराडे। मान लो इसमें NaCl की जगह अगर हमने CuSO4 ले लिया होता और अगर हमें 1 मोल कॉपर चाहिए यहां पर, तो कॉपर को अपचयित होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर हमें 2 फैराडे आवेश भेजना पड़ेगा यहां से, तो 1 मोल कॉपर जमा हो जाएगा, तो 64 ग्राम कॉपर जमा हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर एल्यूमिनियम का कोई विद्युत अपघट है, कोई आयनिक यौगिक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अब हमें यहां पर 1 मोल एल्यूमिनियम जमा कराना है तो 3 फैराडे आवेश भेजना होगा, यानी उसकी लगभग संयोजकता के बराबर, माने जितने में वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और फिर इसके बाद वो अपनी मूल अवस्था में आ जाए, उतनी फैराडे। फैराडे सब जानते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश को कहते हैं 1 फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश होता है उसको कहते हैं 1 फैराडे, यानी 96,500 कूलम। 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इसको निकालना चाहो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने 6.023 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन माने इतने इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो लगभग 96,500 कूलम आता है। जैसे हम कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर 1 फैराडे आवेश होता है जिसका मान 96,500 कूलम होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमें 1 मोल सोडियम जमा करवाना है तो यहाँ से हमें 96,500 कूलम आवेश भेजना पड़ेगा। आधी मोल कराना है तो आधी फैराडे भेजना पड़ेगा, 2 का भाग दे दो। अगर हमें कॉपर 1 मोल मुक्त कराना है तो 2 फैराडे आवेश भेजना होगा, यानी 2 गुणे 96,500 कूलम। अगर 1 मोल एल्यूमिनियम मुक्त कराना है यहाँ पर तो हमें 3 फैराडे भेजना होगा, यानी 3 गुणे 96,500 कूलम। अब उसका जितना भाग तुम्हें कराना हो, जैसे हम कहें मान लो कि 3/4 एल्यूमिनियम मुक्त कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 गुणे 96,500, 96,500 बटे कितना? 3/4। तो इसमें 3 का गुणा और करो। इस टाइप से हमें उसका न्यूमेरिकल सवालों में के लिए ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। ठीक है, इसको याद रख करके
और फिर इसके आधार पर सवाल लगाए जाते हैं। तो यहीं से शुरू होता है फैराडे का प्रथम नियम। ये जो अपन लोगों ने पढ़ लिया है, ये फैराडे का प्रथम नियम ही समझो। ये कहलाती है विद्युत अपघटन की क्रिया। ये विद्युत अपघटनी सेल है। इसका उपयोग क्या है? इसका एक तो उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, माने विद्युत लेपन में। किसी धातु पर किसी दूसरी धातु का अगर हमें लेप करना है, पॉलिश करना है, तो इस क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे नंबर, अगर हमें धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, धातुओं का शोधन करने में, तो इसी क्रिया का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत अपघटनी क्रिया कहलाती है, जिसका उपयोग धातु निष्कर्षण में और विद्युत लेपन में होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातु शोधन भी कहते हैं। ये इसका यूज होता है। विद्युत अपघटनी सेल बस इतना ही होता है। ठीक है। अब फैराडे का नियम पढ़ेंगे तो प्रथम नियम इसी पर आधारित है। क्या? जितना यहां से आवेश प्रवाहित करोगे, पदार्थ की मात्रा उतनी ही जमा होगी। यानी विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। मान लो यहां से हमने Q कूलम आवेश भेजा और पदार्थ जमा होगा W, तो W समानुपाती Q। ये फैराडे का प्रथम नियम है। अगर समानुपात का निशान हटा दें तो W बराबर ZQ। जहां पर Z क्या है? Z एक कांस्टेंट है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है। और Q क्या कहलाता है? आवेश। तो W बराबर Z, Q का मान अगर हम रखें तो IT, ZIT। I विद्युत धारा, T समय, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक और W इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो पदार्थ की जितनी मात्रा जमा होती है उसे हम कहते हैं क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है। Z बराबर क्या होता है? पदार्थ, Z बराबर पदार्थ का जो तुल्यांकी भार वगैरह है, परमाणु भार है, माने पदार्थ का द्रव्यमान बटे 96,500 कूलम। यानी Z का अगर मान निकालना चाहें तो W बटे IT, इससे भी निकल आता है। ये फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। तो अगर हमें न्यूमेरिकल में किसी में समय दिया है, विद्युत धारा दी है और मान लो पदार्थ की मात्रा जमा दी है, तो Z निकाल सकते हैं। या Z का मान दिया है वो तो सूत्र में देख लेना पड़ता है कि किस इसमें प्रथम नियम लगेगा कि दूसरा नियम लगेगा। तो ये प्रथम नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। ठीक है। इसको अब आता है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ठीक है। हाँ, देखो जैसे प्रथम नियम पर आधारित जो सवाल है, कॉपर सल्फेट वाले किसी सेल में 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक भेजी जाती है, तो कैथोड पर कॉपर की कितनी मात्रा जमा होगी? माने वही विद्युत अपघट के रूप में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और हम 2 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें भेज रहे हैं। कितने समय तक? 30 मिनट तक भेज रहे हैं। तो हमें मालूम करना है कितना कॉपर जमा होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा का मान है 2 एम्पियर, समय है 30 मिनट। इसको सेकंड में बदल लिया तो 30 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 का गुणा कर दिया तो 1800 सेकंड हो गए। 1800 सेकंड। W यानी पदार्थ की मात्रा निकालना है। Z बराबर हम जानते हैं पदार्थ का तुल्यांकी भार बटे 96,500। कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का होता है C29 64, तो 64 और संयोजकता होती है 2, तो 2 का भाग दे दो 64 में, तो 32 तुल्यांकी भार आ जाएगा और 96,000 बटे में। प्रथम नियम से, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम से W बराबर ZIT। Z का मान ये ले दिया 32 बटे 96,500। I का मान कोई 2 एम्पियर लिख दिया, T का मान 1800। इसको हल करेंगे तो 1.19 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो 2 एम्पियर है, इस 2 एम्पियर के बना लो क्या? कूलम। तो कूलम किस तरह से बनेंगे? इसमें Q बराबर निकालना पड़ेगा पहले हमें। Q बराबर IT, I का मान है 2, T का मान है 1800।
18 मूली 3600 कूलम, इतना आवेश हम भेज रहे हैं। और इतना आवेश भेजने के बाद में मालूम करना है कितना कॉपर जमा होगा। तो कॉपर के लिए हम देखते हैं कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो कॉपर में अपचयित हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है। तो अगर हम 2 फेराडी यानी 96,500 गुणे 2 कूलम आवेश अगर भेजे तो कॉपर कितना जमा होगा? 64 ग्राम यानी 1 मोल। अभी जो प्रथम नियम में बताया था कि अगर 1 मोल सोडियम जमा करना है तो 1 फेराडी आवेश भेजना पड़ेगा संयोजकता के बराबर। अगर 1 मोल कॉपर जमा करवाना है तो हमें 2 फेराडी भेजना पड़ेगा। 1 मोल एल्यूमिनियम जमा कराना है तो 3 फेराडी भेजना पड़ेगा। तो 2 फेराडी माने 96,000 गुणे 2, 96,500 गुणे 2 कूलम आवेश भेजेंगे तो 64 ग्राम कॉपर जमा हो जाएगा। अगर 1 कूलम आवेश भेजे हम तो 64/96,500 गुणे 2। और कितने कूलम हम एक्चुअली में भेज रहे हैं? 3600 कूलम। अगर 3600 कूलम भेजे तो 64 गुणे 3600/96,500 गुणे 2, वही इसी स्थिति में आ जाता है जीओजी सी। और इसका हल करेंगे चलो 1 ग्राम। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक। अब है दूसरा नियम, फेराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम वही पहले नियम के समान ही है, बस दूसरे नियम में तुल्यांकी भार है। क्या? दूसरे नियम में वे ये कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि श्रेणी क्रम में जुड़ी है, मान लो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट के विलयन है। मान लो एक में भरा कॉपर सल्फेट, दूसरे में भरा सिल्वर नाइट्रेट, वो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयन में अगर समान समय में उस समान शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए दोनों में, मान लो दोनों में हमने देखा कि आधा घंटे तक, जैसे अभी हमने 2 एम्पीयर की धारा भेजी थी 30 मिनट तक, तो समान समय में समान प्रबलता की समान शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्राएं हैं वे अपने अपने तुल्यांकी भारों के बराबर होती है। यानी W समानुपाते E, यानी W1/W2 बराबर E1/E2, ठीक है। मान लो अभी हमने कहा था कि 2 विद्युत अपघट हैं, जैसे एक में कॉपर सल्फेट भरा है, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट भरा है, दोनों में इलेक्ट्रोड लगा श्रेणी क्रम में जोड़कर वो मान लो आधा घंटे तक हमने इसमें और वही 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्या आएगा? तो कॉपर का द्रव्यमान बट सिल्वर का द्रव्यमान बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार बटे सिल्वर का तुल्यांकी भार, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटों के विलयन में समान समय में समान शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्राएं अपने अपने तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा कितनी जमा होगी? उसके तुल्यांकी भार के बराबर, ठीक है। तो ये फेराडे के नियम हो गए, विद्युत अपघटन की क्रिया हो गई, और इसी पर आधारित हैं थोड़े से 2-4 न्यूमेरिकल जरूर लगा लिया करो, और न्यूमेरिकल के द्वारा तुम थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगर न्यूमेरिकल तुम ठीक से पढ़ रहे समझ रहे तो थ्योरी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होती जाएगी, क्योंकि न्यूमेरिकल उसका निचोड़ होता है, ठीक है। वो अगर तुमने निचोड़ को पकड़ा तो उसकी जो थ्योरी व्योरी वगैरह है वो सब समझ में आ जाएगी। तो सवाल जो तुम्हें देते हैं, हम जो नोट्स भेजते हैं ग्रुप पर, उनमें जो सवाल वगैरह भी जरूर लगा लिया करो, और जहाँ जो समस्या आ रही वो पूछ लिया करो। वैसे उसके हल उसी में दिए रहते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट्स करके पूछा था कि सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके हल दिए ही, उन हल को समझो, उन हल में जहाँ तुम्हें जो चीज़ नहीं आ रही समझ में वो पूछ सकते हो। ठीक से नोट्स देखो, ठीक से वीडियो देखो और सुनो, ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम इसी में बस पर सॉल्व होती है। ओके।